छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। मुझे भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस वकालत को चलाना है। बड़े लोगों के सानिध्य में रहने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपकी पत्नी गृहिणी और सामाजिक सेवा बहुत ज़्यादा करती हैं। क्या नाम है उनका? श्रीमती पूनम खुल्लर। हमारी 2 बेटियाँ, 1 बेटा। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, छोटी बेटी ने लॉ किया है, और मेरा बेटा उसने भी लॉ, वो भी पढ़ाई कर रहा है। हम कैसे ये समझ सकेंगे कि कोई मामला दीवानी का है या कोई मामला फौजदारी का है? दौरान मुकदमा ये परमानेंट इंजंक्शन मिलता है? तो टेम्परेरी इंजंक्शन मिलता है। अच्छा, कोर्ट फीस वापसी की भी कोई व्यवस्था है? हाँ, जो मामले 16 समझौते से अगर निर्णित होते हैं, प्रत्येक जिले से एक सदस्य निर्वाचित हो। प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। इस समय हमारे गृह जनपद के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ है, तो हम भी इसमें भागीदारी करना चाहेंगे। बार काउंसिल में बहुत भारी भरकम फीस जो है पंजीकरण की जो है इस समय हो गई है। के लिए कि नॉमिनल फीस 5 साल की रखनी चाहिए। बेकारी करो, बेकारी मत करो। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता है कोई अर्थ। की बचपन की हॉबी रही है, वो क्या रही है? मेरा शौक सिर्फ और सिर्फ शौक रहा पढ़ना, और साथ में था घूमना। पिक्चर भी देखते रहे होंगे? लेकिन हाँ, देखता था मैं। जब आपका फ़ोन आया तो मैं बहुत उत्साहित रहा कि चलिए किसी को इस चौथी पीढ़ी के अधिवक्ता की भी याद आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, समय और शिक्षक हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है। शिक्षक जो सिखाता है उसको सिखाने के बाद वो परीक्षा लेता है, लेकिन समय पहले परीक्षा ले लेता है फिर सिखाता है। लेकिन इन दोनों से इतर समाज का एक अनुभवी वर्ग होता है। हम विधि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम विधि विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास बैठे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। आप राजेश खुल्लर जी हैं, गोरखपुर सिविल कोर्ट में आप वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। तो आज आपसे हम जानेंगे, आपके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे, आपके जो जीवन के अनुभव हैं उनके बारे में हम जानेंगे। खुल्लर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस चैनल योग्य समझा, इसके लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल। बहुत... मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन थे और आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का पैदा तो ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे परिवार की उत्पत्ति पंजाब से हुई। मेरे दादाजी के सबसे बड़े भाई वो डॉक्टर थे उस ज़माने में, उनका अच्छा। नाम था डॉक्टर रामचंद्र खुल्लर। तो उनकी पोस्टिंग ब्रिजबनगंज में फरेंदा में एक फैक्ट्री में हुई थी एज ए डॉक्टर। वो सबसे बड़े भाई थे और मेरे दादाजी सबसे छोटे भाई थे, तो उस लिहाज से वो अपने साथ हमेशा रखते थे। तो दादाजी ने उनके सानिध्य में वो रहे और उसके साथ उन्होंने एमएससी किया, बीएससी और एमएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसके बाद वहीं से उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर यहीं पर गोरखपुर में आकर के उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा। और फिर यहीं से उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। मेरे पिताजी उनके बाद उन्हीं पंचिनों पर चलते हुए उन्होंने वकालत प्रारंभ किया। आपके पिताजी का क्या नाम था? वो स्वर्गीय श्री कमल किशोर खुल्लर जी। अच्छा। तो उन्होंने वकालत शुरू की और मुझे भी इस प्रोफेशन में काफ़ी लगाव था। फिर उनके साथ साथ मैंने भी ये वकालत पेशे को ही चुना और तब से अब तक मैं इस वकालत प्रोफेशन में हूँ। अच्छा, आपकी माताजी? हमारी माताजी स्वर्गीय सत्यारानी खुल्लर जी का भी देहांत हो चुका है। शी वॉज अ वेरी गुड एंड हाउस होल्ड लेडी और हाउस मेकर थी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा हमारी सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल गोरखपुर में है। अच्छा। जो अब नाम उसका बदल गया कार्मल स्कूल। फिर उसके बाद एक एनी रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था। अच्छा। जो बाद में उसका नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। अच्छा। तो वहाँ से इंग्लिश मीडियम में वहाँ शिक्षा ग्रहण किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से किया। अच्छा। और लॉ मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। तो किस सन में आपने जो है लॉ किया? लॉ मैंने 1986 में हमको डिग्री प्राप्त हुई थी। अच्छा। तो वकालत में आप कब से है? 86 से ही। अच्छा, 86 से ही। तो सीनियर आपके पिताजी ही रहे होंगे? बिल्कुल।
तो शुरुआत से ही आपका भी इंटरेस्ट ला में हो गया था या किसी और क्षेत्र में आप जाना चाहते थे? वो एक बहुत पुरानी बात है, मुझे याद आता है एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ था गोरखपुर में। अच्छा। बार एसोसिएशन का, तो उसकी एक डायरेक्टरी छपी थी, इस समय तो उपलब्ध नहीं, इस समय हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। उस डायरेक्टरी में एक पन्ना था कि पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे कौन कौन वकालत कर रहा है। बिल्कुल। तो उसमें एक पन्ना था, उस पन्ने में एक परिवार का के 2 लोगों का या 3 लोगों का नाम था। तो उसी क्षण मुझे ध्यान आया कि नहीं, मुझे भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस वकालत को चलाना है। तो उसी क्षण से मैंने मन बना लिया था कि नहीं, मुझे करना है। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक शुरुआती सोच आपने जो है पहले से ही दृढ़ संकल्प थे कि मुझे एडवोकेट बनना है। ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने सोचा था कि, और किया भी, मैंने पिताजी का पूरा साथ दिया। और मुझे याद आता है कि बड़े लोगों के सानिध्य में रहने पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम टाइप सीख लो। अच्छा। तो मैंने कहा टाइप सीख लो, टाइप सीखने का मतलब मैं नहीं समझ पाया, मैं ग्रेजुएशन में ही था। तो बहरहाल मैंने टाइप सीखी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी उस टाइप इंस्टीट्यूट पे जा कर के सीखने में। बहरहाल मैं जाता था। तो मैं आज भी एक ही उंगली से टाइप करता हूँ, मैं 10 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने उस ज़माने में मुझे ब्रदर्स का एक टाइपराइटर दिला है और मुझे डिक्टेशन देते थे। इंग्लिश में मैं डिक्टेशन लेता था और कहते थे कि जाओ टाइप करके लाओ। मैं टाइप करके लाता था, फिर वो करेक्शंस कर देते थे, फिर मैं तो करेक्शन के बाद क्या दोबारा टाइप करो। इस तरह से फाइनल भी हो जाता था। और वो पेपर, फाइनल वाला पेपर भी कहीं पड़ा रहता था, कहीं फाइल नहीं होता था किसी कोर्ट में। तो काफ़ी समय बाद मुझे ज्ञान आया कि एक ही मैटर को वो 3 बार मुझसे पढ़वा देते थे। यानी जो लीगल टर्मिनोलॉजी थी उससे उन्होंने उसी समय हमको अवगत करा। उसके बाद उन्होंने मुंशी जी के साथ मुझे लगा दिया। जब मैं लॉ में पढ़ता था तो जब मेरा खाली हो जाता था तो मैं कचहरी जाता था, तो बाकायदा एक कुर्सी मेरी मुंशी जी के साथ उन्होंने लगवा दिया। कल मुंशी साथ रही, तो वो अपने असिस्टेंट के रूप में मुझसे काम लेते थे। अच्छा। मुंशी जी 2 रुपये की टिकट लगवा लो, जाइए वहाँ मुआयना कर लिए, दरख्वास्त दे दीजिए, रजिस्टर नंबर 70 देख लीजिए कहाँ है, 74 क्या है, कैसे। तो डे फर्स्ट से उन्होंने ये हमको ट्रेनिंग दे दी। और मुझे याद है कि पहला वकालतनामा जिस दिन मैं लगा था तो आई आर्गूड 7C इंजंक्शन एप्लीकेशन मैंने आर्गू किया था। दो माय फादर वाज बिहाइंड मी, लेकिन मैंने आर्गू किया था। तो एक ये समझिए कि 24 घंटा हमको पिताजी का साथ मिला। आप कितने भाई और बहन हैं? मैं 2 भाई 1 बहन। अच्छा। बड़े भाई साहब हमारे सिविल इंजीनियर थे, अब वो नहीं हैं। अच्छा। और हमारी बहन B.Ed है, वो मैरिड टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब वकालत में कोई लड़का आ जाता है तो ये माना जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया जी। और उसके बाद माता पिता की एक चिंता होती है कि दाम्पत्य जीवन की शुरुआत उनकी कराई जाए। तो आप दाम्पत्य जीवन में कब बंधे? बस 1993। अच्छा। तो आपकी पत्नी गृहिणी है या कहीं सेवा में? नहीं, गृहिणी और सामाजिक सेवा बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा। विभिन्न संस्थाओं की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। क्या नाम है उनका? श्रीमती पूनम खुल्लर। अच्छा अच्छा, मतलब सामाजिक कार्यों में, मतलब एक होम मेकर से लेकर के और बिल्कुल सोशल वर्कर की भूमिका का निर्वहन वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा जी। तो आपके पिताजी अधिवक्ता थे जी, आप अधिवक्ता हैं जी। तो आपके बच्चे भी अधिवक्ता हैं या? हाँ, बड़ा ही दिलचस्प है कि बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है। अच्छा। और सफदरजंग दिल्ली से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की और उसके बाद इस समय दिल्ली में ही कार्यरत है। छोटी बेटी ने लॉ किया है। अच्छा। और इस समय वकालत के ही से संबंधित कार्य कर रही है दिल्ली में। अच्छा अच्छा, अच्छा। और मेरा बेटा, उसने भी लॉ, वो भी पढ़ाई कर रहा है। इस वर्ष उसका आखिरी सेमेस्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो मतलब इस तरह से चौथी पीढ़ी हमारे साथ वकालत की सन 1932 से। तो जैसे आपके पिताजी सिविल के प्रैक्टिशनर थे, जी। तो आप जब आए तो पिताजी के साथ आए तो आपके दिमाग में कहीं ये नहीं आया कि पिताजी हमारे सिविल के हैं, हम फौजदारी की वकालत करें या हम टैक्सेशन की वकालत करें, या कहीं साइड बदलने की कभी कोई आपके मन में कोई नहीं? जिज्ञासा? बिल्कुल नहीं।
एक सामान्य बातचीत में ये बातें उभर के आती हैं कि सिविल की वकालत बहुत समय लगता है, बहुत समय लेती है, और तत्काल हमको जो है अगर कुछ गेन करना है तो हमें फौजदारी की वकालत करनी चाहिए। कहाँ तक इसमें सत्यता है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, सिविल की जो वकालत है उसके लिए परिश्रम की तो आवश्यकता और धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आप कोई दावा तैयार करते हैं उसमें 3-4 कानून तुरंत अप्लाई हो जाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाएगा, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट का मामला कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल, फिर कैरियर आ जाएगा, कैरियर एक्ट आ जाएगा, फिर उसके अंदर कोर्ट फीस एक्ट आ जाएगा, फिर स्टैम्प एक्ट आ जाएगा अगर कोई डीड उसमें है। तो इस तरह से एविडेंस एक्ट तो खैर है ही है। तो इस तरह से सारे जो एक्ट्स हैं उसमें ये आप समझिए कि 3-4 एक्ट तो तुरंत ही प्ले हो जाते हैं। तो सर, वकालत का मतलब ये नहीं है कि सिविल ही, क्रिमिनल में भी होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको सीनियर के साथ लगना पड़ेगा, सीनियर के साथ फाइल को पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ बैठ करके किस तरह की किताबें निकालनी है, कौन सी रूलिंग्स निकालनी है, उसमें समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये हमें लगता है कि ये एक भ्रांति की ही तरह है कि हाँ, जो बातें कही जाती हैं कि वकालत फौजदारी में कम मेहनत करना है और सिविल में ज़्यादा मेहनत करना है। मेहनत तो दोनों में है, दोनों में आपका कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब अदालत पे खड़े हों तो उस समय एक बहुत बड़ी बात होती है, जब आप कहीं आर्गू करते हैं तो आपके पीछे आपके जूनियर्स, आपके समकक्ष, आपके सीनियर्स वो भी खड़े होकर सुनते हैं। बिना, चूँकि हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो अधिवक्ताओं के लिए है ही है, आम जनमानस के लिए भी है, लेकिन जो लड़के विधि क्षेत्र में हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए भी ये कार्यक्रम हमारा बेहतर मार्गदर्शन का काम करता है जी। तो किसी भी व्यक्ति को ये तय करना हो कि हम कैसे ये समझ सकेंगे कि कोई मामला दीवानी का है या कोई मामला फौजदारी का है, तो इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, फौजदारी और दीवानी मारपीट अगर हुई है तो तो फौजदारी हो गई, और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो क्वासी जुडिशियल होते हैं। किसी मामले में फौजदारी के भी कुछ सेक्शन लगते हैं और कुछ सेक्शन दीवानी के भी लगते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर है उसके संबंधित जो वाद होंगे, जैसे करेक्शन ऑफ नेम है या म्यूटेशन है और कोई चीज़ है, तो वो रेवेन्यू विभाग को इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा। उसका जुरिडिक्शन उसमें है। और सिविल में जो होता है वो मुकदमे से संबंधित होता है, जो डायरेक्टली किसी का प्रॉपर्टी के ओनरशिप का मामला है या इंजंक्शन का मामला है, मतलब जहाँ स्वत्व है, टाइटल की जहाँ बात हाँ जी, हाँ जी, सेल डीड का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब सिविल के मामले कहलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे अगर सिविल पर हम बात करें, दावा दाखिल करते हैं जी जी, तो जो हमारा प्लेंट है जी, उसमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइटल का सबूत आपके पास होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जितना प्रिसाइज आप अपना प्लेंट बनाएंगे उतना ही आपकी संभावना ज़्यादा है। और कॉन्फिडेंटली उसको बनाइए, उसमें लिमिटेशन का ध्यान रखिए कि इसमें क्या हमारे पास लिमिटेशन है कि नहीं। कॉज ऑफ एक्शन जो हमने बनाया है, उस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा टाइम बार्ट हो रहा है केस, ठीक है। तो प्रतिवाद पत्र में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम जो बेहतर तरीके से प्रतिरक्षा कर सकें अपने मुवक्किल की? एक सेक्शन है, ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 11। उस ऑर्डर रूल 7 में लिखा है कि वाद पत्र किन किन कारणों से निरस्त हो जाने योग्य होता है। बिल्कुल। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किसी विशेष कानून के तहत ये ऐसा तो नहीं कि ये मुकदमा बाट है। अच्छा। या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने जो कोर्ट फीस दिया है वो कम दी है। जहाँ एडवलरम देना हो वहाँ एडवलरम न दे करके किसी और रूप में उन्होंने दिया है, या उन्होंने किसी ऐसे तथ्य को छिपा लिया है कि जो आगे दिक्कत कर सकता है, या तथ्यों की बात ऐसी है कि जो हमारा क्लाइंट अगर बताता है तो तथ्यों को लेकर। लेकिन कानूनी पहलू यही है कि लिमिटेशन पॉइंट पे हम अपना प्रतिवाद देते हैं कि आपको राइट है इस टाइम के बियॉन्ड आपने दाखिल किया है नहीं। ऑर्डर 7 रूल 11 का हमको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, तो 7 रूल 11 का ध्यान तो दावे में भी व्यक्ति पहले से ही सतर्क होकर के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे एक कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का अगर दावा दाखिल होता है तो उसमें डिक्लेरेटिव सूट हम फाइल करते हैं।
अच्छा, कि डिक्लेयर कर दिया जाए ये जो सेल डीड है ये नल एंड वाइड है, या इसको कैंसिल कर दिया जाए, याचना कर। तो उसमें पहले तो डिक्लेरेटरी सूट से हो जाता था, लेकिन न्यूमरस रूलिंग्स आ गई कि आप डिक्लेरेटरी सूट 200 रुपये नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको एड वॉल्यूम कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, पोजीशन है नहीं पोजीशन, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें देखे जाते हैं। तो ऑर्डर 7/11 का हम तो ध्यान रख के चलते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट के पास नहीं है तो हो सकता है उस कोर्ट फीस के बिना हम 200 रुपये लेके दाखिल कर देते हैं, अगला प्रतिवाद कर सकता है। अच्छा, प्रतिरक्षा के दौरान वो इस बात को कह सकता है जी, तो आपका दावा खारिज हो सकता है। दावा खारिज भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट हमको समय देगी। अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं आपने कोर्ट फीस कम अदा की है, तो हमको समय देगी कोर्ट फीस पूरा देने के लिए। यानी में जो स्थगन आदेश की बात कही जाती है, तो स्थगन आदेश की क्या स्थिति है यहाँ? जो स्टे ऑर्डर मिलते हैं आपके? नहीं, वो जैसे स्टे ऑर्डर, देखिए स्टे तो किसी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर होता है। अच्छा, कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको हम स्टे करा लेते हैं अपीलेट कोर्ट से या रिविजनल कोर्ट से, तो उसको तो स्टे ऑर्डर कहते हैं। लेकिन जहाँ तक इंजंक्शन की बात है तो इंजंक्शन इज टोटली डिफरेंट विद स्टे। यदि हम किसी ने कोई निर्माण कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो निर्माण करने की स्थिति उनकी नहीं है और टाइटल उनका नहीं है या पोजीशन उनका नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वो करना चाहते हैं, तो हम इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कि इनको मना कर दिया जाए कि ये विवादित स्थल है, इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न करे और न ही मेरे कब्जे में कोई मदाखिलत करे। दौरान मुकदमा ये परमानेंट इंजंक्शन मिलता है या अस्थायी व्यादेश मिलता है, क्या है इसकी व्यवस्था? नहीं, जब हम उसको फाइल करते हैं तो टेम्परेरी इंजंक्शन मिलता है। अच्छा, वो जब तक या दो तरह से होता है, या तो माननीय अदालत इस तरह से आदेश पा सकेगी कि 7 की सुनवाई तक, यानी जो इंजंक्शन एप्लीकेशन हमारे यहाँ गोरखपुर में 7C बोलते हैं उसको, 7C के निस्तारण तक कोई किसी प्रकार का इंजंक्शन ग्रांट कर देती है कि प्रतिवादीगण को मना किया जाता है कि किसी प्रकार का कब्जे मजाक ये नहीं करे, मतलब कोई निर्माण न करे। और या फिर ये भी कर सकती है, वो डेट पर हियरिंग वो एक्सटेंशन के लिए करती है कि फला तिथि तक इनको मना किया जाता है। अच्छा। अब परमानेंट इंजंक्शन जब सूट डिसाइड होता है या 7C डिसाइड होता है तब उस समय होता है। अच्छा, एक पक्षी मामले जो होते हैं जी, कब इस स्टेज पर पहुंचती है न्यायालय कि जब उसे लगता है कि जो है इसमें एक पक्षी कार्रवाई करनी चाहिए? दावा दाखिल करने के बाद कोर्ट द्वारा सम्मन जारी होता है विपक्षीगण को। विपक्षीगण के ऊपर अगर तामला पर्याप्त माना जाता है तो प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उसके बाद एक पक्षीय बयान होते हैं और एक पक्षीय फिर निर्णय होता है। अच्छा, यदि विपक्षीगण उसमें अपने आप को हाजिर नहीं करता तब। तो एक पक्षीय आदेश पारित हो जाने के बाद जी, यदि विपक्षी को ये पता चलता है कि हमारे खिलाफ कोई एक पक्षीय आदेश पारित हो चुका है जी, तो यदि वो चाहता है कि हम उसमें अपीयर होकर के अपनी बात कहें तो क्या व्यवस्था है इसकी? वो CPC प्रोविजन ऑर्डर 9/13 है। अच्छा, उसमें वो कह के आ सकते हैं पहले कि साहब हमको इसकी जानकारी फला तारीख को हुई है, इसके पूर्व हमको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, आज हमको इसकी जानकारी हुई है, लिहाजा उस आदेश को निरस्त कर अपास्त करके पूर्ण गुणदोष पे सुनवाई करने के पश्चात कोई निर्णय दिया जाए। अच्छा, तो न्यायालय उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करेगी और जो वादी होगा, सूट का जो वादी होता है इसमें विपक्षी हो जाता है, उसको नोटिस जारी होती है, फिर वो अपने जवाब लगाते हैं, यहाँ नहीं साहब इनको फला फला कारणों से जानकारी थी, फिर उसका निस्तारण होता है। माननीय अदालत अगर समझती है कि नहीं एक पक्षीय निर्णय की उसके हाजिर न होने की ये वजह थी, इस वजह से एक पक्षीय निर्णय जो है वो अपास्त करके पुनः सुनवाई पर। अगर कोई एक पक्षीय आदेश अगर हो जाता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश होता है वो उसी न्यायालय में जा करके उस एक पक्षीय आदेश में अपने आप को अपीयर करेगा या वो चाहता है कि नहीं अगर हम हायर कोर्ट में जाएं? दोनों उपचार उनको लाभ, दोनों उपचार उनको प्राप्त है। अच्छा, मतलब वो अपील में भी जा सकते हैं? जी। तो किन्हीं तथ्यों को छिपा करके अगर एक पक्षीय आदेश अगर कहीं से जो है जारी करा लिया जाता है तो उन स्थितियों में निष्पादन के स्टेज पर हम अपनी बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं।
पहले ऑर्डर 9 रूल 30 में हम जा करके अपनी बात कह सकते हैं कि जैसे ही हम ऑर्डर 9 रूल 13 फाइल करेंगे एप्लीकेशन, उस समय हम ये प्रेयर करेंगे कि चूँकि हमको कोई जानकारी नहीं थी और एक पक्षीय निर्णय के बाद अब उन्होंने इजरा की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, लिहाजा इजरा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए जब तक कि हमारा ये जो है एक्स पार्टी रिकॉल की जो एप्लीकेशन जब तक हमारे डिसाइड ना हो जाए तब तक इजरा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल हमारे पास अक्सर आता है, तमाम चूँकि अधिवक्ताओं से हमारी बात होती है तो तमाम सारे हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं कि जो डिफामेशन है, जो मानहानि के मामले हैं, डिफेमेशन सूट पे हम अपनी बात इस तरह से कहते हैं कि जैसे कि हमारी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसमें हानि हुई है। माई डिग्निटी इज़ टार्निश्ड इन द सोसाइटी इन विच आई कमांड। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हमारी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। तो हालांकि उसको रुपयों से तौला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी कंपेयर, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को कंपेयर नहीं किया, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये इतने रुपए की मेरी हानि हुई, लिहाजा इतना रुपए का हम सूट फाइल करते हैं। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये है कि एड वॉलरम कोर्ट फीस उसमें फाइल होती है, देनी पड़ती है। अच्छा। तो जितने का है उसके सापेक्ष जो आता है वो हमको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। इसलिए डिफेमेशन के सिविल सूट उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। अच्छा, मतलब इसमें न्याय शुल्क देना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, सामान्य मामलों में, दीवानी के सामान्य मामलों में भी जो है न्याय शुल्क देना पड़ता होगा। बिल्कुल। क्या है न्याय शुल्क की, किस तरह से जो है ये फीस अदा की जाती है, क्या है मानक? मानक देखिए, कोर्ट फीस एक्ट हमारा बना हुआ। अच्छा। कोर्ट फीस एक्ट में बना है कि जो सूट की वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से यह होता है कि आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं। अच्छा। आपका अनुतोष क्या है। अगर आपने अनुतोष में मांगा इंजंक्शन तो उसके बेसिस पे न्यूनतम है और मैक्सिमम है। तो जुरिडिक्शन पे तय होता है कि किस कोर्ट में, किस पेरेंट कोर्ट में जाएगा। अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन जाएगा तो उसकी एक वैल्यूएशन के अंदर है तो वहाँ एक कोर्ट फीस फिक्स हो गई। अच्छा। उसके 1/5 पे है या किस पे है, वो सारे कानून उसमें दिए हुए और उसी हिसाब से सिविल जज सीनियर डिवीजन का बना हुआ है। तो इंजंक्शन ग्रांट करने की 2 ही पेरेंट कोर्ट हैं, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन। अच्छा, तो यहाँ कोर्ट फीस जो है उस कोर्ट फीस एक्ट के तहत जो है बिल्कुल अदा करनी पड़ती है और हर मामलों में अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट फीस वापसी की भी कोई व्यवस्था है? हाँ, कोर्ट फीस वापसी की व्यवस्था ये अपने लोक अदालत, जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसमें एक कानून भी आया है कि उसमें जो मामले 16 समझौते से अगर निर्णित होते हैं तो उसमें आदेश न्यायालय करती है कि हाँ, इनका जो कोर्ट फीस इनको वापस कर दिया जाए और एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाए ताकि इनके शुल्क वापस हो जाए, जो कोर्ट फीस। अच्छा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आएँ और जो वादी है उसको अपनी कोर्ट फीस वापस मिले। ये ज़्यादातर मनी सूट में होता है। अच्छा। अब तो मनी सूट बहुत कम हो गया है, लेकिन मनी सूट में होता है क्योंकि उसमें हैवी कोर्ट फीस दाखिल होती है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मैं जो है, अभी तो हम लोगों ने वकालत पर चर्चा किया, अब हम वकीलों के लिए थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स एक्ट की अगर हम बात करें तो एडवोकेट्स एक्ट 1960 में बना, 61 में इन्फोर्समेंट हुआ। उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो संविध संस्था है, इसमें उस समय व्यवस्था 25 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो उस समय की परिस्थितियों और उस समय अधिवक्ताओं की संख्या और प्रदेश के जिलों की संख्या के आधार पर उस समय 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था जो आज भी चली है, हाँ, वो की गई थी। और आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए हैं। अधिवक्ताओं की संख्या बढ़कर के लगभग 4 लाख होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आज भी वही 25 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्येक जिले से एक सदस्य निर्वाचित हो, कहाँ तक ये न्यायोचित होगा, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसके लिए तो प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को एकजुट होकर के इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करना चाहिए। इस पर हमारी वार्ता हुई हरिप्रकाश मिश्रा जी से, तो उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठों का पैनल बना करके हम लोग चलते हैं और इस समय हमारे गृह जनपद के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि क्योंकि इस एक्ट में दिया है कि गवर्नमेंट को रूल बनाने का राइट है इसमें,
तो एक रूल के तहत उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता भी नहीं, एक रूल के तहत एक उसमें कुछ व्यवस्था प्राविधानित की जाए कि अब हर जिले से एक सदस्य कम से कम मिनिमम हो, बिल्कुल, या संख्या के आधार पर अगर हो सकता है एक जिले में 3 भी सदस्य हो सकते हैं, 2 भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग डिमांड, उन्होंने कहा कि चलिए किया जाए। नहीं, तो बहुत अच्छी सोच है। अगर ऐसा है तो हम भी इसमें भागीदारी करना चाहेंगे। जब भी आवाज़ उठे हमको भी कॉल करें, मैं उपस्थित होऊंगा। एक और बहुत बड़ी समस्या है, जैसे जो नए लड़के आते हैं उनके पंजीकरण को लेकर के बार काउंसिल में बहुत भारी भरकम फीस जो है पंजीकरण की जो है इस समय हो गई है। तो जो नए लड़के आते हैं उनके लिए बड़ी एक समस्या होती है। जब प्रैक्टिस में कोई आ जाता है तब तो उसके पास पैसे आने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, या कोई अच्छे साउंड फैमिली का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सामान्य आय वर्ग का जब व्यक्ति आता है तो उसके सामने एक बड़ा संकट है कि भारी भरकम फीस उसे पंजीकरण के लिए देनी पड़ती है, लिहाजा वो पंजीकरण नहीं करा पाता है। और कचहरी में अगर वो जाता है और अनुभव लेता है तो उसको जो है ये आउटसाइडर कह के उसके खिलाफ कार्रवाई तक की बात की जाती है। तो जो पंजीकरण शुल्क है ये एकदम बिल्कुल मुफ्त हो जाए या नॉमिनल हो, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं खुद इससे अक्रॉस आया कि मेरे पास एक युवा अधिवक्ता कह लें, बिल्कुल जस्ट अभी पास हो गया है। मैंने उनसे पूछा आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा क्या? सर फीस बहुत ज़्यादा है तो अभी नहीं करा रहा हूँ। ये विचार मेरे दिमाग में भी आया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सुझाव मैं देना चाहूँगा बार काउंसिल को कि ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट पास हो गए हैं उनके लिए एक नॉमिनल फीस 5 साल की रखनी चाहिए कि फर्स्ट 5 इयर्स आपकी ये नॉमिनल फीस है। अब 5 साल के बाद चूँकि वो युवा अधिवक्ता थोड़ा बहुत अपना कमाने की उसमें पहुंच जाता है, बिल्कुल 5 साल के बाद आपका रिन्यूअल जो होगा तो आपको इतना रुपया देना हो सकता है। वकालत का पेशा बड़ा ही धैर्य का, जैसे आपने कहा कि बड़ा धैर्य होना चाहिए। तो इसमें जो सीनियर का सानिध्य है जी, तो सीनियर का सानिध्य कितना आवश्यक है? बहुत ज़रूरी है। सीनियर का सानिध्य तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह से सीनियर आपको देता रहता है। आप उनके साथ अगर आर्गूमेंट में जाएं, आप कुछ तथ्य नहीं भी जानते तो भी आर्गूमेंट से आपको सारे तथ्य बता देता है। बिल्कुल, आपको बाकायदा उनके साथ जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो किस पॉइंट पे आर्गू कर रहे हैं। आपको एक डायरी रखनी चाहिए किन किन पॉइंट्स पे ये आर्गू कर रहे हैं। अगर आपका फालतू समय है तो आप डिस्ट्रिक्ट की अदालत में जा सकते हैं, किसी अन्य अदालत में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप आर्गूमेंट से सुन सकते हैं किन पॉइंट्स पे आर्गूमेंट हो रहा है, द वे दे आर्गू, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से वो कर रहे हैं। तो सीनियर का सानिध्य तो मस्ट है। मेरे युवा अधिवक्ताओं से यही कहना है, काम में निरंतर लगे रहिए, सिंसियर रहिए, सानिध्य लीजिए अपने सीनियर्स का, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से आप बड़े वकील बनेंगे, बिल्कुल बड़े वकील बनेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जीवन को आगे बढ़ाने में मैत्रीपूर्ण संबंधों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो हमारे मित्रवत संबंध होते हैं, चाहे वो परिवार में पत्नी का हो या बाहर हमारे मित्रों का हो, कितना महत्वपूर्ण होता है ये, क्या बताएंगे आप? सर देखिए, सोशल लाइफ तो आपको लीड करनी ही पड़ेगी और जितना ज़्यादा आप मित्रवत संबंध बनाएंगे उससे उसी के अनुरूप आपके बारे में दुनिया जानेगी, आपका परिचय उस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। एडवोकेट्स एक्ट में ये प्रतिबंधित है कि हम अपना प्रचार नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमारी पब्लिसिटी माउथ टू माउथ है, तो इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध काम आते हैं। बिल्कुल काम आते हैं। आपने मैं पिताजी कहा करते थे वकालत की लाइफ 30 साल है। 30 साल है, 30 ईयर। जी, पहले 10 साल में वकील मौकिल खोजता है, अच्छा, और दूसरे 10 साल में मौकिल वकील को खोजता है। कह रहे वकील साहब थे, मेरा काम किए थे, चलो भाई तुम्हारा भी काम कराते हैं, तुम्हारा भी काम कराते हैं। और आखिरी 30 साल जो 10 साल है उसमें वकील को खोजता है कि आपकी स्टैंडिंग अगर 20+ हो गई और आप यू आर आर्गुइंग समवेयर, आपके पास ब्रीफ है,
तो आपके आर्गुमेंट की क्वालिटी, आपके परसेंटेज की क्वालिटी को देख करके कनिष्ठ अधिवक्ता एज अ वरिष्ठ अधिवक्ता आपको खोजता है। बिल्कुल बिल्कुल, तब आप वकीलों के वकील हो जाते हैं। तो फिर 30 साल के बाद आपकी अपनी वकालत शुरू हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो चरण है 10-10 साल का, उसका आपको बहुत भरपूर उपयोग करना चाहिए। प्रथम 10 वर्ष के चरण में आपको कभी पैसे के पीछे नहीं भागना है। हाँ, उतना ज़रूर मिलना चाहिए जिससे आपकी जीविका का हो सके। आपको अपना टैलेंट उसमें दिखाना है, उसमें शोध करना है। एक कहावत है, टू कार्व आउट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं में से कुछ निकाल लेना ही वकालत है। वकालत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप टेक्निकलिटी उसमें नहीं खोजेंगे, तो नैराश्यता का जो भाव पनपता है उससे उबरने का आपने बेहतर तरीका बताया है जो है। और ये भी देखिए, आपके पिताजी ने आपको बताया था, तो ये जो अनुभव है ये बड़ा काम करता है ना। कुछ जो नैराश्य होते हैं उसमें कुछ लाइनें हैं, साहित्यकारों ने लिखा है कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन जब सुख में दुख में काम नहीं आए, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुबाड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये जो नैराश्यता, उसमें जो है आप श्रेष्ठता की तरफ उत्साह का जो है संचार करने वाला जो आपने मंत्र दिया है, ये बहुत बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को काम आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपकी जो हॉबी रही है, आपके जो बचपन के शौक़ रहे हैं, क्योंकि शौक़ जो होता है बचपन का वो आजीवन लगभग बना रहता है। बिल्कुल ठीक है आपने। तो जो आपकी बचपन की हॉबी रही है वो क्या रही है? खेल में, फिल्मों में, साहित्य में क्या था जो है? आप ये समझे कि मेरा शौक़ सिर्फ और सिर्फ शौक़ रहा पढ़ना। अच्छा। और साथ में था घूमना। घूमने का शौक़ था। और जब तो मैंने पिक्चर भी देखते रहे होंगे? एज सच बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ देखता था मैं। उस ज़माने में 2 ही 4 पिक्चर हॉल हुआ करते थे, देखता तो था मैं। और ज़्यादातर शौक़ मेरा पढ़ाई का हुआ करता था और घूमने का। मैंने लगभग जाके सारे हिल स्टेशन घूम लिए, सारे बड़े शहरों को घूम लिया। परिवार के साथ जाना या कभी अकेले चले जाना, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी हम देखते हैं, कभी हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि दिन भर तो आदमी वकालत के पेशे में रहता है, तो स्ट्रेस अपना दूर करने के लिए 1-2 दिन के लिए अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ 6 महीना 8 महीने में 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। उस समय मोबाइल नहीं उठता है मेरा। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा शौक़, एक एनर्जी गेन करने के लिए, फ्रेश एनर्जी गेन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। ये तो जो है इस तरह का घूमना, ये तो स्वास्थ्यवर्धक है। यह तो निश्चित रूप से आपके प्रगति में सहायक है। यह वह घूमना नहीं है जिसमें समय बर्बाद करते हैं लोग। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ आराम करने के लिए। तो कभी फिल्म वगैरह देखने का एक कोई बृहद शौक़ नहीं था? बृहद शौक़ नहीं था। कुछ लाइनें, कुछ गाने गुनगुनाने के शौक़ होते हैं लोगों के। नहीं, अगर कोई गाना गुनगुनाता है तो प्रार्थनाएं गुनगुनाई जाती हैं। तो इस तरह का जो है, मैं एक ही बात जानता हूँ, ईश्वर में आस्था मानव जीवन को उद्देश्य और सार्थकता प्रदान करती है। तो ईश्वर में पूरी आस्था, पूरी आस्था, पूरी आस्था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्साहवर्धन के लिए आपने जो हमारे युवा हैं उनको घूमने को भी आपने जो है बेहतर तरीके से, बॉडी रिलैक्स होती है। आप दिनचर्या आपकी जो है अलग हो जाती है। जो आपकी शरीर की इंद्रियां हैं जो जिस तरह से काम करती हैं, उसके इतर आपके घूमने के लिहाज से काम करती हैं। माइंड में जो सेक्रेशन होता है, फ्रेश सेक्रेशन होता है, एक नई एनर्जी लेकर के आप वापस आते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। इट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो किसी को समय की बर्बादी लगती है, किसी को अपने। लेकिन व्यक्ति कहीं भी हो, और अगर वो उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है जी, तो हमें लगता है कि कोई भी चीज़ उसके लिए बुरी नहीं हो सकती है। और जीवन का हर क्षेत्र लगभग जो है उपयोगी ही होता है जी।
अनुपयोगी नहीं होता है यदि हमारी दृष्टि जो है सकारात्मक हो। नैराश्यता से बिल्कुल अपने जीवन से कट चुके लोगों के लिए आपकी बातों को अगर हम, चूँकि हम तो चाहते थे कि आप कुछ पंक्तियों को जो है रखें, लेकिन अगर उसको मैं अगर उसको या कोई पंक्ति अगर आपको उत्साहित करती हो, जो जीवन में तमाम सारे फिल्मों के गाने हैं। एक फिल्म आई थी एक फूल दो माली, उसमें एक गाना था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसमें एक लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा। ये गानों में भी जो है एक दर्शन छिपा होता है। नहीं, नो डाउट, नो डाउट। देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे किसी आप पिक्चर को ही देखते हैं, तो फिल्म देखने का ये तात्पर्य नहीं कि आपने देखा कि हाँ उसने मार दिया, उसने ये कर दिया। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब किसी फिल्म को आप देखें तो देखें कि आखिर ये व्यक्ति जो सीन में है वो किस तरह की डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, उसके खड़े होने का पोस्चर क्या है, उसको कहने का अंदाज़ क्या है, क्या ये वाकई अपील कर रहा है। क्यों ना हम इसको अपने अंदर साध लें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और युवा लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए उन्हें। उससे उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। टाइम को कैसे मैनेज करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे उनका पोस्चर होना चाहिए, क्या उनका लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका बहुत बिल्कुल बोलते हुए रास्ता को हावी नहीं होने देना है। और चयनित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आपकी ड्राफ्टिंग हो या आपका आर्गुमेंट हो। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर इसको मैं पंक्तिबद्ध करूं तो इसमें किसी ने कहा है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना हम देखते हैं और अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो हम जो है नैराश्यता में जो है आ जाते हैं और लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सर एक बात और मैंने देखी है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है, नहीं मिला है। लेकिन ये मैं इसमें बहुत बहुत विश्वास रखता हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपना भाग्य लेके पैदा होता है। आप अपने परिश्रम से कभी पीछे मत हटिए, आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जो है कार्य प्रणाली आपके सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। आपको कोई डिगा नहीं सकता है, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। खुल्लर साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया और बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे दर्शकों के लिए किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मेरा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आप जैसे पत्रकार नहीं हैं बल्कि आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत आप लोगों ने इस दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं के हित के लिए बहुत से इंटरव्यूज़ लिए, बहुत लोगों ने देखा, सबने सराहा। जब आपका फ़ोन आया तो मैं बहुत उत्साहित रहा कि चलिए किसी को इस चौथी पीढ़ी के अधिवक्ता की भी याद आई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।